हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चंद लोग को देखकर ये न समझा जाए कि बहुत मुट्ठीबंद है, 100 के बराबर यहाँ उपस्थित है। और अपने विनय की सचिवालय दौड़ी, पूरे दिन में लखनऊ की चप्पा चप्पा मारी कि मेरी समस्या का निस्तारण कीजिए, मेरे फाइल कहाँ है। मैं अभी बता रही हूँ, कल 4 बजे के निकली हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। आदरणीय राजेंद्र सर से बस इतना कहा गया है कि 15 दिन में स्थानांतरण होगा। मेरी समस्या का समाधान स्थानांतरण नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा, मानदेय तो देना ही पड़ेगा। मेरी समस्या का समाधान है नियमितीकरण। समाधान खुद कर लेंगे, लेकिन नियमितीकरण से कोई कम नहीं लेकर यहाँ से जाएगा। और एक तब संभव होगा जब हर जनपद का एक अन्वेषक भाई बहन यहाँ उपस्थित होंगे और इन लोगों की अपनी ताकत, अपनी संख्या बल दिखाएंगे, क्योंकि और कुछ हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आदरणीय महाराज जी श्री 108 श्री मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर का रास्ता जरूर दिखा दिया जाएगा। आदरणीय प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रिंस चौधरी जी को आमंत्रित करती हूँ कि इन भाइयों के बीच आकर अपना पक्ष रखें और इस सरकार के खिलाफ आपकी जो समस्या है वो रखा जाए। साथी नहीं आ पाए हैं, से आए हुए बात नहीं है। एक आध दो लोग वहाँ गेट के पास खड़े हो जाए, कुछ लोग वहीं से वापस ही पांडे जी, सर्वेश जी, आनंद यादव जी, क्योंकि मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे साथियों का मनोबल बढ़ जाता है, बड़े दूर से आते हैं तो उन्हें भी खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है। और साथी का मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, माता जी की वैसे मैं गिनती के 427 निर्देशकों को नाम से बुला लूँगा अपने जिले के, उनका भी नाम लीजिए। संजीव जी हमारे लोकप्रिय कोषाध्यक्ष जी, बैठिए आप लोग। और हम सभी, अरे बैठिए, वहाँ ना बैठिए प्लीज, इधर बैठिए। हम सभी उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 2013 से कार्यरत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हम लोगों की नियुक्ति 2013 में की जाती है। हर एक अनुदेशक प्रशिक्षित अनुदेशक है और अपने अपने विषय की पूरी जानकारी और पूरी योग्यता रखता है। हमारी एक ही मांग है कि जब हमारा विषय निरंतर चलने वाला है, और हमारा पद भी निरंतर चलने वाला है, और नई शिक्षा नीति में जब हमें नियमित करने की बात की गई है, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोगों को नियमित क्यों नहीं कर देते हैं? पहला सवाल, अगर कोई सवाल उठाता तो इसके जवाब
में शायद उन्हें ये कहना पड़ता है कि नियमित किया जा सकता है। हम लोगों की योग्यता पूरी है। आज तक 10 साल के इतिहास में किसी भी अन्वेषक का इन्होंने पूरे प्रमाण पत्रों की जांच कई बार कराई, कोई भी फर्जी नहीं पाया गया। पूरे रोस्टर के हिसाब से पूरी जिस तरह से शिक्षक की भर्ती होती है उस तरह से हम लोग की भर्ती की गई, पूरी निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हम लोग की भर्ती की गई और एक अनुदेशक की पूरी डिग्रियाँ जिस तरह से शिक्षक की होती है उस तरह से होती है। हमारा अनुदेशक सुबह स्कूल खुलता है तो सुबह वक्त से स्कूल जाता है और बच्चों को अपने विषय के साथ साथ खेल शिक्षक जो है वो खेल सिखाता है और कला का शिक्षक कला सिखाता है, कंप्यूटर शिक्षक कंप्यूटर सिखाता है और कृषि विज्ञान और कला का ज्ञान देने वाला हम लोगों का जो विषय है वो विषय पढ़ाने के बाद हम लोग गणित विज्ञान अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान और जो विषय की हम लोगों को तैयारी की जाती है वो विषय पढ़ाने का भी काम करते हैं। बना रखिए शांति। हम अपने विषय के साथ साथ गणित अंग्रेजी विज्ञान सामाजिक विज्ञान अन्य विषय सभी पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग यूनाइस का भी काम करते हैं, BLO का भी काम करते हैं, जनगणना मतगणना का भी काम करते हैं और चुनाव प्रक्रिया में भी हम लोगों के बिना चुनाव नहीं होता है, उसमें भी हम लोगों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं। हम लोग और जब शिक्षा मंत्री सदन में बोलते हैं तो वो बोलते हैं अनुदेशकों को मिलाकर हमारे पूरे शिक्षक हैं। जब हम अनुदेशकों को मिलाकर आपके पूरे शिक्षक हैं तो हम लोगों की मानदेय कम क्यों है? हम लोगों का भी मानदेय शिक्षक के बराबर होना चाहिए। जब हम पूर्णकालिक की तरह काम करते हैं, सुबह जाते हैं, उसी समय जब शिक्षक आता है उससे पहले पहुंचकर हम लोग प्रार्थना कराने का काम करते हैं, PT कराने का काम करते हैं, उसके बाद अपने विषय भी पढ़ाते हैं। हम लोगों को जब कंपोजिट विद्यालय हो गए तो हम लोग प्राइमरी को भी शिक्षा देने लगे, लेकिन जब आप सरप्लस की सूची बनाते हैं तो कंपोजिट विद्यालय के बच्चों की संख्या नहीं गिनते हैं, तब आप जूनियर की संख्या गिनते हैं। ये किस तरह का अन्याय अत्याचार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस देश और प्रदेश की हमारे नेता है उन्हें ये दिख नहीं रहा है कि अनुदेशक पिछले 10 वर्षों से किस तरह से मेहनत कर रहा है, नौजवानों का भविष्य संवार रहा है। खेल की नींव अगर कोई रख रहा है गाँव में, कला शिक्षा की अगर कोई नींव रख रहा है तो वो अनुदेशक है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई कंप्यूटर सिखाने का काम कर रहा है तो वो अनुदेशक है। जो अनुदेशक आपके ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, आज इस प्रदेश के एक अनुदेशक अपने परिवार का भविष्य बनाने में हो रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा। इस देश में ये देखिए बड़ी विडम्बना है इस प्रदेश में कि जो प्राइमरी को पढ़ाता है उसे आप 10,000 रुपए देते हैं और जो जूनियर में पढ़ाता है उसे आप 2,000 रुपए देते हैं। ये किस तरह की आपकी नीति है, किस तरह की आपकी नियत है? चपरासी को 35-40 हजार देते हैं और जो इस बच्चों का भविष्य संवार रहा है उसे आप 9,000 देते हैं और 300 रुपए में काम करने वाले से आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। 300 रुपए में काम करने वाले से आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, पत्रकार बंधु हो या यहाँ के अधिकारी हो, हर एक को शिक्षा देने वाला टीचर है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, चाहे वो मैडम हो या कोई हो। उस देश के पूर्व के मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक उन्हीं पूर्व बातें को प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हुए हैं। ये कई बार मनमोहन सिंह जी भी पूर्व बातें को प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हैं, जो उन्होंने खुद कहा है। APJ अब्दुल कलाम जी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़े हैं। हमने शिक्षा की नींव रखी है और जो शिक्षा की नींव रख रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अभाव से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, सिखाने का काम कर रहा है। उन शिक्षकों को आप 9,000 रुपए दे रहे हैं। ये आपका दुर्भाग्य है, इस प्रदेश की सरकार का दुर्भाग्य है, इस देश की सरकार का दुर्भाग्य है। ये हमारा अनुदेशकों का दुर्भाग्य नहीं है साथियों। अनुदेशकों की ईमानदारी देखो, पिछले 10 वर्षों से 9,000 रुपए में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। 9,000 रुपए में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी देखो। उसके बाद उनसे कहते हैं कि ऑनलाइन आत्मरक्षा प्रशिक्षण नहीं दिया। हमारे अनुदेशकों के मोबाइल में डाटा नहीं होता है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है, कभी कभी ये स्थिति होती है। हम बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं,
3 साल से बदलने पड़ते हैं। तो आप कहते हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए, हम ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आप पहले हमारा नियमितीकरण करिए, बिल्कुल आप हमारा नियमितीकरण करिए, हम उसका भी समर्थन करेंगे। आप हमारे महिलाओं को प्रसूति अवकाश देने का काम करिए, मेडिकल अवकाश देने का काम करिए, और हमारी भी सीएल उतनी ही होना चाहिए जितनी शिक्षकों की होती है। ऐसा तो होता नहीं होगा कि बिजली का बिल शिक्षकों का कम आता हो, हम लोगों का कम आता हो और उनका ज्यादा आता हो, ऐसा है क्या? जब हम सब्जी बाजार में लेने जाते हैं तो आलू अगर 10 रुपए किलो शिक्षक को मिलता है तो हम निदेशक को, चपरासी को भी 10 रुपए किलो ही मिलता है। एक बात कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उसी स्कूल में निदेशक का बच्चा पढ़ता है, तो फीस में कोई डिफरेंस होता है क्या? तो शिक्षक जो ज्ञान दे रहा है उसे आप क्यों डिफरेंस किए हुए हैं, क्यों ये मतभेद किए हुए हैं, क्यों उन्हें 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं? जब 2020 में नई शिक्षा नीति आती है और नई शिक्षा नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विषयवार जो टीचर है उनका